16 दिसंबर को बांग्लादेश अपनी आज़ादी की गोल्डन जुबली मना रहा है। निस्फ सदी गुजरने के बावजूद बांग्लादेश की तहरीक आज़ादी के हवाले से जो प्रेपोगेंडा किया जाता रहा है वो इतना पुरअसर है कि आज असल हकायक कहीं गुम होकर रह गए हैं। आज की वीडियो में हम आपको स्कूते ढाका के बारे में 5 बड़े झूठों के बारे में बताएंगे जिनका मुसलसल प्रेपोगेंडा किया जाता रहा है और आज भी लोग उसको सच मानते हैं। सबसे पहला झूठ कि पाकिस्तान के 90,000 फौजियों ने हथियार डाले थे। बांग्लादेश के हवाले में जो सबसे बड़ा झूठ बोला जाता है वो ये है कि पाकिस्तान की फ़ौज के 90,000 एहलकारों ने हथियार डाले थे। इस हवाले से शर्मिला बोस जो कि ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में पढ़ाती हैं और भारत के कौमी रहनुमा सुभाष चंद्र बोस की पोती हैं, वो अपनी किताब डेड रैंकिंग में लिखती हैं कि 1971 के अदादो शुमार में 93,000 पाकिस्तानी फ़ौजियों के हथियार डालने के मामले पर इस कदर तकरार की गई है कि तकरीबन अब ये नाकाबिल तरदीद शक्ल अख्तियार कर चुके हैं। इस तादाद के बारे में सब मुगालते का शिकार हैं। भारत के पास जंगी कैदियों के बारे में अदादो शुमार दुरुस्त होने चाहिए, ताहम ऐसा नहीं है। मार्च 1971 में मशरक़ी पाकिस्तान में मौजूद मगरबी पाकिस्तान के सिपाहियों की कुल तादाद 12,000 थी। नाजुक सूरत हाल से निपटने के लिए मजीद दस्ते लाए गए थे। 1971 में कमांडर ईस्टर्न कमांड लेफ्टिनेंट जनरल A.A.K. नियाजी के मुताबिक उनके पास फ़ौज के मजमूई तौर पर 34,000 अफसरान और सिपाही थे। बाकी पुलिस, सिविल ऑफिसर, स्टाफ और ख़वातीन और बच्चे रह जाते हैं। उनको मिलाकर तहवील में लिए जाने वालों की तादाद दुरुस्त हो सकती है, ताहम ये कहना कि 93,000 फौजियों को कैदी बनाया गया ये सरासर सफ़ेद झूठ है। दूसरा बड़ा झूठ ये बोला जाता है कि क्या वाकई शेख मुजीबुर रहमान को अगर इक़्तिदार दे दिया जाता तो पाकिस्तान बच सकता था। एक आम तासुर यही है कि 1971 के आम इंतखाबात में अवामी लीग को बरतरी पर इक़्तिदार दे दिया जाता तो पाकिस्तान बच सकता था, लेकिन किसी को नहीं मालूम कि शेख मुजीब के वो 6 नकात कौन से थे जिनकी वजह से उन्होंने इंतखाबात जीते थे। इनमें अलग अलग करेंसी और बैंक, ज़र मुबादला के अलग अकाउंट्स, दूसरे ममालिक से तिजारत में खुद मुख्तारी, अलग अलग फ़ौज होगी और वफाक के पास सिर्फ महदूद दिफा और खारजा अमूर शामिल थे। अब अगर अवामी लीग अपने मंशूर पर अमल करती तो मशरक़ी पाकिस्तान के अलावा मगरबी पाकिस्तान में भी कई टुकड़ों में तकसीम हो जाता। हमूदुर रहमान कमीशन रिपोर्ट के मुताबिक भारत की मशरक़ी पाकिस्तान में रियासत मुखालफ अनासर के साथ मिली भगत की बराह रास्त शहादत उस वक्त सामने आई थी जब 1967 में अगरतला साजिश केस अफशा हुआ। मशरक़ी पाकिस्तान को पाकिस्तान से अलहदा करने के लिए एक तंजीम बनाई गई और शेख मुजीबुर रहमान इससे मुंसलिक हो गए थे। भारत ने न सिर्फ मशरक़ी पाकिस्तान में बगावत मुनज़्ज़म करने के लिए असले और माली इमदाद देने का वादा किया, बल्कि उसने यह हामी भी भरी कि मशरक़ी पाकिस्तान और मगरबी पाकिस्तान को एक दूसरे से मुंसलिक करने के फ़ज़ाई और समंदरी रास्ते भी बंद कर दिए जाएंगे। मारूफ सफारतकार अफरासियाब महदी हाशमी अपनी किताब स्कूते ढाका कितनी हकीकत कितना अफसाना में लिखते हैं कि बांग्लादेशी अखबार डेली स्टार के 14 अगस्त 2012 के शुमारे में अवामी लीग के तजिया निगार बदर अल हसन ने लिखा कि 1950 में शेख मुजीब जो उस वक़्त एक नौजवान सियासतदान थे ने मुत्तहिदा पाकिस्तान के वज़ीर आज़म हुसैन शहीद सोहरवर्दी जो ख़ुद भी बंगाली थे से एक सवाल पूछा, क्या मशरक़ी पाकिस्तान के लिए किसी दिन आज़ादी हासिल करना मुमकिन होगा। उस पर वज़ीर आज़म हुसैन शहीद सोहरवर्दी ने मुजीब को तनबीह करते हुए कहा, कभी ऐसे ख्यालात को अपने जहन में मत लाना। पाकिस्तान एक बहुत भारी कीमत अदा करके हासिल किया गया है और इसको मुत्तहिद रखना हमारा फ़र्ज़ है। मुजीब बुड़बुड़ाए और बोले, जब वक्त आया हम अपना काम कर दिखाएंगे। इससे ज़ाहिर होता है कि मुजीब पहले दिन से ही भारत के साथ साजिश में मुलव्वस था। तीसरा बड़ा झूठ जो बोला जाता है वो 30 लाख लोगों का कत्ल है। बांग्लादेश की तहरीक में 30 लाख लोगों की हलाकत और 2 लाख ख़वातीन की बेहुरमती की तादाद सबसे पहले उस वक़्त सामने आई थी जब शेख मुजीब पहली बार पाकिस्तान से जेल से रिहा होकर बरतानिया गया और वहाँ से बराह रास्त भारत बांग्लादेश पहुँचा। उसने जनवरी 1972 को ढाका में बयान दिया कि आज़ादी के दौरान हमारे 30 लाख लोग कत्ल हुए हैं। मैं पूरे यकीन से कहता हूँ कि दुनिया की तारीख़ में इसकी कोई मिसाल नहीं मिलती कि किसी तहरीक आज़ादी में इतनी भारी जानों का नुकसान हुआ हो। दुनिया के कई आज़ाद इदारों, सहाफ़ी और मुसन्नफ़ीन ने इस तादाद को मुबालगा करार दिया,
ناروے کے پیس ریسرچ انسٹیٹیوٹ کے مطابق بنگلہ دیش کی تحریک کے دوران مرنے والوں کی تعداد 58,000 تھی، جبکہ حمود الرحمان کمیشن رپورٹ میں یہ تعداد 26,000 بتائی گئی۔ دلچسپ بات یہ ہے کہ خود بنگلہ دیش کی حکومت نے جنوری 1972 میں مرنے والوں کی درست تعداد معلوم کرنے کے لیے ایک کمیٹی بنائی، جس کے سربراہ ایک ڈپٹی IG پولیس تھے، لیکن اس کمیٹی کی کوئی رپورٹ آج تک سامنے نہیں آ سکی، شاید اس لیے کہ مرنے والوں کی اصل تعداد 30 لاکھ کے ہندسے سے کوسوں دور تھی۔ بنگالی صحافی تجمل حسین، جو ڈھاکہ اور اوکلاہوما یونیورسٹی سے فارغ التحصیل ہیں، لکھتے ہیں کہ اگر 30 لاکھ کی تعداد کو درست مان لیا جائے تو اس حساب سے 25 مارچ سے 16 دسمبر تک 9 ماہ میں 267 دن بنتے ہیں، یعنی ہر روز 11,236 لوگ مارے گئے۔ اس سے بڑا مبالغہ اور جھوٹ کیا ہو سکتا ہے؟ چوتھا جھوٹ جو بولا جاتا ہے وہ ہے 2 لاکھ بنگالی خواتین کا ریپ۔ 30 لاکھ لوگوں کے قتل عام کی طرح 2 لاکھ بنگالی خواتین کے ریپ کی کہانی بھی شیخ مجیب الرحمان نے شروع کی تھی۔ اس کا پردہ بھی اس وقت چاک ہوا جب شیخ مجیب نے خود برطانیہ سے درخواست کی کہ پاکستانی فوج نے 2 لاکھ خواتین کی بے حرمتی کی ہے، اس لیے وہ خصوصی ٹیمیں بنگلہ دیش بھیجے تاکہ ان خواتین کا اسقاط حمل کروایا جا سکے۔ جب برطانیہ سے ٹیم آئی تو ان کے پاس اسقاط حمل کے صرف 100 کیس آئے تھے۔ پانچواں جھوٹ جو بولا جاتا ہے وہ یہ ہے کہ ذوالفقار علی بھٹو نے ادھر ہم ادھر تم کا نعرہ لگایا تھا۔ دراصل یہ لفظ ذوالفقار علی بھٹو کے نہیں ہیں، بلکہ اس زمانے کے ایک اخبار روزنامہ آزاد کی سرخی ہے، جو مشہور صحافی عباس اطہر کے زور قلم کا نتیجہ ہے۔ یہ 1970 کے اوائل کی بات ہے۔ ابھی کچھ عرصہ پہلے انتخابات ہوئے تھے جن میں شیخ مجیب الرحمان کی عوامی لیگ نے مشرقی پاکستان میں بھاری اکثریت حاصل کی تھی، جبکہ مغربی پاکستان میں ذوالفقار علی بھٹو کی پاکستان پیپلز پارٹی کو برتری ملی تھی۔ ابھی جب انتقال اقتدار کے سلسلے میں بات چیت چل رہی تھی تو ذوالفقار علی بھٹو نے ایک جلسے میں شیخ مجیب کو مخاطب کرتے ہوئے کہا، اگر مشرقی پاکستان میں آپ نے اکثریت حاصل کی ہے تو مغربی پاکستان میں ہماری اکثریت ہے۔ اسی بات کا خلاصہ عباس اطہر نے ادھر ہم ادھر تم کی شکل میں بیان کیا، لیکن اس کا مطلب یہ لیا جاتا ہے کہ بھٹو نے یہ کہا تھا کہ مشرقی پاکستان میں تمہاری حکومت بنے اور مغربی میں ہماری، یعنی اس سے ملک توڑنے کا اشارہ ملتا ہے، حالانکہ بھٹو کا مطلب کچھ اور تھا۔